नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके सहयोगियों ने जो लगातार तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है आप जानते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को कहा था कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज वो देंगे कोरोना से जो संकट है उससे लड़ने के लिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि यह आत्मनिर्भरता का अभियान होगा, लेकिन तीसरे दिन जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई निर्मला सीतारमण की और उसमें जो बातें की गई उसको देखकर ऐसा लगा कि शायद जो बातें कही गई थी, जो उम्मीदें की जा रही थी, शायद वो चीज हो नहीं रही है। इसके अलावा कुछ और चीजें हो रही हैं। और वो क्या चीजें हो रही हैं, आज उन्होंने विशेष तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बातचीत की है, जिसमें 11 सूत्री उनका कार्यक्रम था। 8 चीजें थी। उनका कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बातचीत करेंगे और साथ ही साथ 3 पॉइंट थे वो सुधार के बारे में बात करने की थी। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जो किसानों की मौजूदा समस्या है कि जो उनकी फसल है, जो फसल कटी हुई है, उसको कैसे मंडी तक लेके जाना है, उनको कैसे जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, जो चीज़ें बिक नहीं रही हैं, उसका क्या इंतजाम करना है, उन सब चीज़ों पे कोई बातचीत नहीं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या सरकार की तरफ से कोई डिसेप्शन किया जा रहा है या वाकई कुछ ऐसी चीज़ की जा रही है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इस पर करेंगे विस्तार से बातचीत। हमारे साथ होंगे 4 प्रमुख हमारे साथ मेहमान, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील यह है कि सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार पत्रकारिता को स्थापित करने के लिए। इसके लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। हमारा आपका जुड़ाव लगातार मजबूत होता जा रहा है। इस जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाना होगा। वहां पे एक बटन है, लिंक है, उसको आप क्लिक करेंगे और सहयोग करेंगे तो हमें बहुत फायदा मिलेगा। तो फिर वापस लौटते हैं आज के विषय के ऊपर। आलोक जी, आप जरा पहले हमको समझा दीजिए कि भाई आज हुआ क्या और इसकी क्या अहमियत है। डिसेप्शन है या मैं धोखा में खुद ही आ गया हूं? मुझे लगता है आशुतोष, कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा आज जो आपके इस सवाल का साफ साफ जवाब दे पाएगा कि आज क्या हुआ और आज के पहले 3 दिन भी क्या हो रहा है। आज मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, अनेक एक्सपर्ट से। कल तक तो लोग राजी हो जाते थे कि हाँ चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं। आज अनेक विद्वानों ने कह दिया कि भाई अब हम बात तभी करेंगे जब ये पूरा पैकेज सामने आ चुका होगा। शेयर मार्केट के कुछ ग्रुप्स हैं, आपको पता है शेयर बाजार आमतौर पर माना जाता है कि इस तरह की चीजों का बैरोमीटर है, उसमें जो रिस्पॉन्स आएगा उसको देखा जाएगा। शेयर बाजार के ग्रुप्स में कहा जा रहा है कि क्या तमाशा चल रहा है, टाइम खराब हो रहा है, टोटल जोड़ लीजिए तो बजट स्पीच से दुगना टाइम निकल चुका है और ये इमीडिएट रिलीफ जिस वक्त चाहिए उस वक्त पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा रही हैं। ये मेरे हिसाब से तो क्रक्स ये है। अभी तक पहले दिन लगा कि थोड़ा आज कुछ मिला है, पहले दिन थोड़ा सा हल्का फुल्का रिलीफ था, कुछ रिफॉर्म्स के कदम भी थे उसमें, लेकिन कुछ रिलीफ नजर आ रही थी। दूसरे दिन लगा कि आज तो बहुत कम मिला, शायद कल मिलेगा। अब आज जो मिला है उसे देख लें तो बिल्कुल सफाई है, कोई नहीं। 8 कदम किसानों के लिए बताए गए हैं, 3 रिफॉर्म्स हैं और अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो मंत्रालय कवर करने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं अगले 2 दिन रिफॉर्म्स ही होने हैं। तो अब अगर रिफॉर्म ही रिफॉर्म होने हैं तो, और जो रिफॉर्म हो रहे हैं वो ये हैं कि ये योजना बनेगी, ये इंश्योरेंस दिया जाएगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। फार्म गेट हमारे देश में कौन से फार्म में गेट होता है पहले ये पता कर लीजिएगा। फार्म के गेट पर सुविधाएं दी जाएंगी, ये व्यवस्था की जा रही है जी। तो लग ये रहा है कि चाहिए, अभी आग लगी है उसको बुझाने के लिए पानी चाहिए। हम योजना बना रहे हैं कि भविष्य में आग से फायर प्रूफ मकान बनाए जाएंगे, इस देश में आग नहीं लगा करेगी। विजय जी, क्या आपको लगता है कि आलोक जी कुछ ज्यादा ही व्यंग्यात्मक हो रहे हैं या कुछ ज्यादा ही आलोचनात्मक हो रहे हैं? क्योंकि मैंने भी आज मैंने 3 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले सुनी, उसके पहले जो प्रधानमंत्री जी की का राष्ट्र के नाम उद्बोधन था उसको भी मैंने बड़े ध्यान से सुना। और जब मैं उनका उद्बोधन सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 20 लाख करोड़ रुपए सरकार अपने जो है वो अपने वैलेट से निकाल के जनता को देगी और जो क्राइसिस है उस क्राइसिस को एड्रेस की कोशिश करेगी। बाद में पता चला कि वो तो सिर्फ 10 लाख करोड़ का ही था, बाकी जो चीजें थी वो पिछले 2 महीनों में दी गई थी। 2 दिन तक तो लगा कि चलो फिर भी कुछ तो कुछ मिल रहा है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि समस्या आज की है और उसका समाधान हम 6 महीने बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल निकाल रहे हैं। तो यह हमारी समझ की दिक्कत है या वाकई क्या हो रहा है? दोनों चीजें इसमें है आशुतोष। जो आलोक जी कह रहे हैं वो भी बात है, आप जिस वो बात है, लेकिन जो तुरंत करना चाहिए, कल भी हम उसकी चर्चा कर रहे थे कि प्रवासी मजदूरों को जब पैसा दिया जाएगा, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, तुरंत क्या फौरी राहत उनको मिल रही है। आज जितना निर्मला जी ने बात की है
खासतौर से एग्रीकल्चर को लेकर, फिशरीज को लेकर, वो सारी बातें, वो दोनों चीजों का मिला जुला है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मानता हूं। और इसको बहुत सैटारिकल तरीके से ना भी समझें तो ये समझने की जरूरत होती है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं, उन्होंने अपने भाषण के पहले दिन भी कहा कि आपदा को अवसर में बदलने की जो आदत है वो हमें अपनानी चाहिए, संकट को मौके में बदलने का काम। तो ये जो संकट है इसकी तुरंत जो राहत होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए, लेकिन क्या इस मौके को, क्या इस अवसर को हम लॉन्ग टर्म के लिए भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका फोकस भी मुझे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देता है। जिसे हम लोग सोच रहे हैं कि ये आज की बात जो आलोक जी कह रहे हैं कि आज जो जरूरत है वो नहीं कर रहे हैं, आज की जरूरत का भी काम करना पड़ता है, लेकिन आगे के लिए भी वो गलती ना हो, वो परेशानी ना हो, इसका भी अगर ध्यान रख लिया जाए तो इसमें कोई बहुत परेशानी नहीं। जैसे हम बीमार भी होते हैं, उस समय की तो ले ही रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम दूध और हल्दी भी लेते हैं, फिर बादाम लेना भी शुरू करते हैं, फिर कहते हैं कि थोड़ा सा वॉक भी शुरू कीजिए, तो ताकि आगे भी बढ़ा जा सके। मुझे लगता है इन दोनों चीजों का मिला आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देता है। बहुत ज्यादा आज तुरंत की राहत इसमें नहीं दिखाई दे रही है, ज्यादातर चीजें पुरानी ही हैं जिनका जिक्र निर्मला जी ने किया है, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ने के लिए दोनों को साथ लेकर चलना होगा। एक चीज जो हरजिंदर जी मैं आपसे जानना चाहूंगा वो ये है कि अमेरिका ने जब अपना इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया तो वो 28 मार्च को किया, यानी तकरीबन आप मान के चलिए कि 50 दिन पहले भारत से उन्होंने अनाउंस किया, और उसी वक्त लगभग उनके यहाँ भी लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हालांकि वहां पे ज्यादा मरने वालों की संख्या थी, लेकिन जो उन्होंने $2 ट्रिलियन का जो उन्होंने शुरुआत किया, उसमें जो पैसा दिया, जो आदमी अकेला है उसको $1200 के हिसाब से दिया, जो कपल्स थे उनको $4 दिया, जो 4 लोगों का परिवार था उनको $3400 दिया, और जहां पे ज्यादा बच्चे थे उनको 500 पर हेड ज्यादा दिया। ये वो व्यवस्था थी कि आदमी की जो फौरन जरूरतें हैं, आज जो दिहाड़ी मजदूर की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि उसके पास खाने को नहीं है, या उसके पास अगली सुबह उसके पास क्या होगा इसकी उसकी दिक्कत, उसके पास दिक्कत है। वैसे में हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं पड़ती है, और ऐसा लगता है जैसे कि हम या तो बजट की चीजों को ही सामने रख रहे हैं, या फिर लोगों के सामने एक मायाजाल क्रिएट कर रहे हैं। देखो हम कर तो बहुत कुछ रहे हैं, जबकि अमेरिका के अंदर या जर्मनी के अंदर या दूसरे जगहों पे जहां पे अनाउंस किया गया, वहां पे मुझे लगता है आधे 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या नहीं भी हुई, और उसके बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया। हम 3.5 से 4 घंटे तक ऑलरेडी हो चुका है, और अभी 3 और इस तरीके की मीटिंग होगी। इसका क्या मतलब निकलता है? क्या आपको लगता है कि ईमानदार कोशिश की भी जा रही है या नहीं कोशिश की जा रही है? देखिए 12 मई को जब इन्होंने पहली की 20 लाख करोड़ की, तो उसको इस तरह से पेश किया गया कि जैसे ये नरेंद्र मोदी का छप्पर फाड़ के ऑफर है, और उस दिन आपने कहा था कि ये 20 करोड़ नहीं 16 करोड़ है। अब ये लग रहा है कि उससे बहुत कम है, क्योंकि उसमें बहुत सारी दूसरी चीजें जोड़ दी गई हैं। एक समस्या इसलिए भी आ रही है कि हमारे पास इसका सबसे पहले अगर मैक्रो व्यू रख दिया जाता कि भाई इतना पैसा हम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, इतना एक्चुअल स्पेंडिंग है, इतना लैंडिंग है, इतना इस सोर्स से आ रहा है, इतना पुरानी योजनाओं का है, तो हमें समझने में आसानी होती। वो हमारे सामने नहीं रखा गया, वो पिक्चर हमारे सामने नहीं है। तो अब इसमें मिला जुला रूप हो रहा है, बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, बहुत सारा रिफॉर्म आ रहे हैं, एक्चुअल स्पेंडिंग का अंदाज लगाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है, एक बात। दूसरा, आज के इसमें एक समस्या ये भी है कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है, और शायद कंकरेंट लिस्ट में भी मेरे ख्याल से नहीं है। तो इसलिए इसमें वैसे भी केंद्र के पास करने के लिए बहुत कम होता है, लेकिन जितना वो कर सकती थी उतना भी करती हुई नहीं दिखाई दी है, ये समस्या है। बट लेकिन हरजिंदर जी, जैसे कि आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में उन्होंने कहा कि इसमें रिफॉर्म कर रहे हैं, और उन्होंने सीरियल्स को, एडिबल को, टमाटर को, आलू को, प्याज को, इन सब चीजों को उन्होंने एक तरीके से डीरेगुलेट कर दिया है। और यह भी कहा है कि जो किसानों के सामने एक दिक्कत होती थी कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी चीजों को सप्लाई नहीं कर सकते थे, उनको बेच नहीं सकते थे। कम से कम ये 2 चीजें फॉरेन को फायदा ना पहुंचा, लेकिन किसानों को लॉन्ग टर्म फायदा पहुंचाएंगी। हाँ, किसान, ये जो रिफॉर्म है ये कुछ ऐसे रिफॉर्म है जो ड्यू है काफी समय से। तो क्या माना कि इसके लिए आप इसका कोरोना वायरस का इंतजार कर रहे हैं? ये तो ड्यू थे, ये आपको करने ही थे। आज नहीं करते तो 2 साल बाद करते, 1 साल बाद करते, आपने पहले कर दिए, ये एक अच्छी चीज है।
इसका फायदा पहुंचेगा। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि आपने जो स्टिमुलस पैकेज घोषित किया है उसका आपका लक्ष्य क्या है। आप फौरी राहत देना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म, या उनके अगर विजय जी की भाषा को यूज करें कि आप अभी रोग से मुक्त होने की दवाई देना चाहते हैं या बादाम देना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि दो चीजें देना चाहते हैं और दोनों चीज नहीं जा रही है शायद। नहीं जी, आलोक, क्या आप हरजिंदर जी की राय से आप सहमत हैं? हाँ, मतलब मैं देखिए इस हद तक सहमत हूँ कि इस वक्त की दवा, वो फिर मैं विजय जी वाली बात में से उठाऊंगा जो उन्होंने उसकी तुलना की है। इस वक्त वाली दवा जो चाहिए वो नहीं दी जा रही है, अभी आग पर पानी नहीं डाला जा रहा है। मुझे समस्या यहाँ दिख रही है। समस्या बाकी सब कुछ जो हो रहा है इस पर अलग से डिबेट हो सकती है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो खत्म किया जाएगा उसमें कहा गया कि कोई स्टॉक लिमिट नहीं लगेगी, बहुत बड़ी मुसीबत को छोड़कर। तो अब ये बहुत बड़ी मुसीबत कब आएगी इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। ये फिर कोई किसी भी दिन सरकार तय कर सकती है कि आज बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, आज लगेगी। अब तक ये फिर हम इंस्पेक्टर राज की तरफ वापस जा रहे हैं। किसी दिन किसी मनुष्य के विवेक पर छोड़ा जा रहा है, वो तय करेगा ये कौन सी आपदा आ गई जिसमें ये लग जाएगा। दूसरा, एपीएमसी एक्ट खत्म किए जाएंगे, इनकी जगह केंद्रीय कानून बनाया जाएगा। एपीएमसी एक्ट खत्म करने की मांग वर्षों से चल रही है, ये कोई आज की नहीं है। लेकिन इस सबसे मुझे आज क्या मिलने वाला है? आज जिस किसान की फसल खड़ी है, जो पानी बरसने से बर्बाद भी हो गई है बहुत सारी फसल, उनको क्या मिल रहा है? नकद क्या दिया जा रहा है? कहा जा रहा है कि सरकार कर्ज बांटने का कैंपेन चला रही है। कल और आज के और परसों के पैकेज मिलाकर सब कहा गया कि इसमें सिर्फ ये उधार लो उधार लो उधार लो। हर आदमी उधार ही लेता रहेगा तो पाएगा क्या? और आज वाले में तो इसमें उधार लेना भी बहुत कम है। तरह तरह की इंश्योरेंस स्कीम है, जड़ी बूटी उगाने के लिए योजना है, मधुमक्खी पालन के लिए, और उसके साथ बताया गया है कि उसका पर्यावरण पर कितना बढ़िया असर होता है। ठीक है, अच्छी बात, ये सब कोई खराब बात नहीं है। लेकिन इनसे आज क्या लाभ होने वाला है और ये किस प्रकार कोरोना के संकट से परेशान समाज को और अर्थव्यवस्था को ताकत देने जा रहे हैं, ये सवाल है। आपने तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और उस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा कि विजय जी जरूर दें। लेकिन मैं एक छोटी सी बात इसमें ये जोड़ना चाहूंगा कि जो बात अभी आलोक जी ने कही कि भाई इस वक्त किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई उनकी फसल पड़ी हुई है, उस फसल को कोई खरीदार नहीं है। उन्होंने फसल काट ली है, काटने के बाद गोदाम से एक जगह से दूसरी जगह वो जा नहीं पा रहा है। आप कह रहे हैं कि हम भंडारण की व्यवस्था करेंगे लेकिन 3 साल बाद होगी। आप कहेंगे कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे लेकिन वो 3 साल बाद खड़ी हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि हम जो है वो मधुमक्खी पालन की बात करेंगे। जो मौजूदा समस्या ये कि जो खड़ी हुई फसल को जो आप अपने घर लेके गए हैं उसको किसानों तक कैसे पहुंचे, लोगों तक कैसे पहुंचे, और उसमें जो है उसका रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। क्या ये जो कोशिश है सरकार को पता ही नहीं है कि असल में दिक्कत कहां पे, किस स्तर पे, या उन्होंने अधिकारियों के लिए छोड़ दिया कि तुम इसको टैकल करो, मैं तो बड़ी बड़ी बातें टैकल करूंगा? जी नहीं, ऐसा तो मैं नहीं समझता कि सरकार को मालूम ही नहीं है कि क्या परेशानी है। इससे मैं किसी तरह से सहमत नहीं हूं कि सरकार को पता ही नहीं है कि क्या किसान की परेशानी है, क्या बाजार में परेशानी है, क्या उद्योग में जो लोग हैं उनको परेशानी है। बहुत सारी चीजें अलग अलग स्तर पर है। जो आप बात कर रहे हैं कि किसान का जो अनाज है वो खेत से बाजार में कैसे पहुंचेगा, मंडी में कैसे पहुंचेगा, ये काम इम्प्लीमेंटेशन का लोकल लेवल, गवर्नमेंट के लेवल पर होना है। और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकारें भी इस पर पूरी चिंता कर रही है, क्योंकि राज्य सरकारों की ये चिंता बड़ी है कि वो इस पर काम कर रही है। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, क्योंकि फसलें कटने का काम भी हुआ बहुत सारा। पंजाब में खासतौर से जब बात हो रही थी तो वहां पर किस तरह से व्यवस्था हो, पहले कटने की बात हो रही थी, फिर उसके भंडारण की बात हो रही थी, और आज मंडी तक पहुंचाने की। जब लॉकडाउन खुलेगा तो अभी तो बाजार भी बंद है, मंडी भी बंद है, तो जब मंडी खुलेगी तो वहां की व्यवस्थाएं, वहां का जो जिला प्रशासन है, वहां की जो राज्य सरकारें हैं खासतौर से, वो इसको काम को देख रही है। उसमें केंद्र सरकार क्या मदद कर सकती है? जैसे अर्जिंदर ने भी कहा कि एग्रीकल्चर स्टेट इशू है, तो स्टेट उस पर काम कर रही है, गवर्नमेंट उसमें क्या मदद कर सकती है। दूसरी बात, मुझे इसमें कोई हैरानी वाली बात लगती है कि आप रिफॉर्म के लिए कोई मोहर डालें क्या? यदि क्राइसिस के वक्त भी रिफॉर्म शुरू हो रहे हैं, कई बार होता है कि हम रिफॉर्म्स के लिए, जैसे आलोक जी कह रहे हैं कि 2 साल से इंतजार हो रहा था, 1 साल से इंतजार हो रहा था, तो वो सरकारों की आदत में होता है कि रिफॉर्म्स पड़े रहते हैं लंबे समय तक, कोल्ड स्टोरेज की तरह से, जिसे हम कहते हैं कि फाइलों में चलता रहता है। यदि वो किसी क्राइसिस के वक्त भी शुरू हो सकते हो, एक ऐसा मौका आया। अक्सर हम
घरों में भी करते हैं। हम घर की तरह से देखें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम सोचते रहते हैं, टालते रहते हैं, लेकिन जब कोई क्राइसिस आता है तो उसके साथ साथ कुछ और करते हैं। तो रिफॉर्म्स को भी यदि क्राइसिस के वक्त भी शुरू कर दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। और ये चिंता करना कि ये समझना कि सरकार नहीं कर रही है, मैं नहीं जानती है, कम से कम इसको मैं नहीं समझता। इससे सहमत हो सकते हैं कि सरकारें बहुत सारी चीजें जो नहीं हो पा रही हैं, जिनको तुरंत किया जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, लेकिन सरकार नहीं समझती। और ये मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, ये हमारी जितनी सरकारें हैं, राज्य सरकारें भी हैं, तो बहुत जमीनी स्तर पर बहुत सी चीजों को बेहतर तरीके से समझती है। इम्प्लीमेंटेशन में 20% 25% का फर्क हो सकता है। हरजिंदर जी, आप सहमत है विजय जी की बात से? मुझे लगता है कि सरकार हो सकता है समझती हो, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पूरा एक तंत्र है जो चीजों को देखने का, उसका एक अपना नजरिया होता है। लेकिन अभी जो है पैसे को गांठ बांध के रखने वाला उसने तरीका अपनाया है कि अभी ज्यादा खर्च मत करो। ये हो सकता है कि वो ये मान रही हो कि ये क्राइसिस भविष्य में और ज्यादा बढ़ गया, तब हम क्या करेंगे अगर अभी हमने सारा खर्च कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि सरकार इस समस्या को सप्लाई साइड से एड्रेस कर रही है, डिमांड साइड से एड्रेस नहीं कर रही है। और आप तीनों दिन की उसमें देख लीजिए कि उसमें सब कुछ सप्लाई साइड के लिए किया जा रहा है। कैसे डिमांड क्रिएट होगी, कैसे उनके लिए बाजार बनेगा, कहीं पे कोई चिंता नहीं दिख रही है, और इसकी वजह से ज्यादा समस्या दिख रही है। बिल्कुल। पिछले दिनों भी यह बात कही गई थी, रूरल सेक्टर के अंदर जो है वो डिमांड लगातार कम हुई है। तो अगर सप्लाई साइड को अगर आप मजबूत करेंगे और डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी का जो गतिविधि होनी चाहिए, जो गति आनी चाहिए, वो शायद नहीं आएगी। आलोक जी, जो बात हरजिंदर ने उठाई है उससे आप कितना सहमत हैं कि सरकार, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, क्या सरकार को दरअसल इस बात का अंदाजा भी है कि असल समस्या है कहां पे और उसको टैकल कैसे करना है? कि अगर आप सप्लाई को मजबूत करेंगे और डिमांड के बारे में अगर आपका ध्यान नहीं है, वो डिमांड रूरल सेक्टर में भी पहली बार जो है काफी नीचे जाती हुई दिखाई पड़ी है, तो फिर आप जो कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं होगा। नहीं, तो मैं तो इसमें देखिए विजय जी से भी सहमत हूं और हरजिंदर से भी सहमत हूं। विजय जी का कहना है कि यह मानना ठीक नहीं है कि सरकार को पता नहीं है, और मैं भी मानता हूं कि सरकार को हम सबसे ज्यादा पता है, इस सरकार को भी और राज्य की सरकारों को भी। इनके पास वो तंत्र है जो हमारे पास नहीं है। सच्चाई वो जितनी जान सकते हैं वो हम और आप नहीं जान सकते हैं। दूसरी बात जो हरजिंदर ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार जानबूझकर वो शायद खर्च नहीं करना चाहती है। उसको पता है कि खर्च करने की जरूरत है, लेकिन उसे अपनी क्षमताओं का अंदाजा है। जो विद्वान लोग कह रहे थे पहले कि सरकार के पास पैसा आएगा कहां से, जितने पैसे की जरूरत है, इसलिए, लेकिन साथ में राजनीति भी करनी है। तो एक ऐसा बड़ा आडंबर, एक बड़ा जिसको राजमटाज क्रिएट कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए, जिसमें कि लोग उलझ के रह जाएं। और इसीलिए एक बार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पैकेज का ऐलान मत करिए। एक पैकेज बनाइए, उस पैकेज के 5 टुकड़े कीजिए, उसको 5 दिनों में अलग अलग तरह से उसके साथ, जैसे आज आपने कहा कि बहुत बड़ी भूमिका नहीं बांधी गई, लेकिन कल और परसों कितनी बड़ी बड़ी भूमिकाएं बांधी गई। तो कहा जाता है आमतौर पर बातचीत में, हम लोग तो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, हम कहते हैं जिस आदमी के पास तत्व है वो तुरंत काम की बात करेगा और निकल जाएगा। जब बताने के लिए कुछ नहीं होता है तब आदमी बहुत लंबी बात करता है, इतनी देर बात करता है कि सामने वाला भूल जाए कि बात शुरू कहां से हुई थी, जब तक बात खत्म होए। बिल्कुल आलोक, मुझे लगता है कि हम लोग शायद कुछ लंबी चौड़ी बातचीत करेंगे, हमें भी शायद पता नहीं कि हम किस दिशा में कौन सी बात कर रहे हैं। खैर ये बात मजाक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद भी अगर ये विश्वास नहीं पैदा हो पा रहा है कि दरअसल सरकार सही दिशा में काम कर रही है, सही दिशा में करती हुई दिखाई पड़ रही है, या सिर्फ एक माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं। क्योंकि ये सिर्फ मेरी अपनी फीलिंग नहीं, बल्कि मैंने भी कई लोगों से बातचीत की है और मुझे वो फीलिंग आ नहीं रही कि सरकार ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ पहले दिन बात की थी, मोदी जी ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात की थी, शायद उनके दोनों वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्रियों के आज चेहरे और बॉडी लैंग्वेज जो मैं देख रहा था, कई बार ऐसा हुआ जब वित्त मंत्री जी लड़खड़ाई हैं, जब रॉयटर के रिपोर्टर ने पूछा कि ये सारी चीजें तो बजट में ऑलरेडी दी हुई है, तो आप अलग से क्या दे रही हैं, तो जो घुमा के उन्होंने जवाब देने का प्रयास किया, और उसके बाद एक दूसरे रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो उस पर रेवेन्यू सेक्रेटरी ने भी जवाब देने का प्रयास किया, फिर फाइनेंस सेक्रेटरी ने जवाब देने का प्रयास किया, और शायद जवाब कहीं पहुंचा नहीं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई पड़ती। खैर, ये तो सरकार का काम है, उसको देखना, संकट बहुत बड़ा है।
हमारी ये बातचीत जो है मुझे यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी एक छोटी सी अपील के साथ। और अपील वो है जो आप जानते हैं कि सत्यहिंदी.com के साथ आप जुड़िए, हमारा जो कार्यक्रम है उसको ज्यादा से ज्यादा आप अप्रिशिएट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ उसको फॉलो करिए। इतना बहुत हमको मदद मिलेगी। और साथ ही साथ आलोक जोशी का जो अपना यूट्यूब चैनल है वन, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।